गरीब कूड़े वाली सुनीता अपने दो बच्चों नेहा और बंटी के साथ कूड़े के ढेर के बीचों बीच एक टूटे फूटे पाइपलाइन में रहकर गरीबी का जीवन काट रही थी। कड़ाके की ठंड में सुबह तड़के जागकर सुनीता कॉलोनी में से जाकर सबके घरों से कूड़ा लेती और उसे कचरे के ढेर में डाल देती। फिर उसमें से कूड़ा बिनने लग जाती है ताकि वो अपने गरीब बच्चों का पेट पाल सके। नेहा और बंटी हाथ पांव सिकोड़कर जनवरी महीने की कड़ाके की ठंड में पाइपलाइन में सो रहे थे कि तभी कूड़े कचरे की गंदी बदबू से दोनों की आंख खुल जाती है। माँ, कब तक हमें यूं ही कचरे के ढेर की बदबू के बीच सोना पड़ेगा? ये सुनकर सुनीता की आंखें भीग जाती हैं और फिर वो कहती है, बच्चों, ये कचरे का ढेर ही अब हमारा घर है, क्योंकि इसी काम की वजह से हम अपना पेट भर पा रहे हैं और तुम्हारी लाचार माँ की इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वो एक कमरा किराए पर ले सके। मुझे माफ करना मेरे बच्चों। माँ, जहाँ तुम हो वही हमारा घर है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सुनीता अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है। फिर तीनों मिलकर और उसमें से कबाड़ इकट्ठा करके कबाड़ की दुकान में बेच आते हैं, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिल जाते हैं। फिर उससे आटा लाकर वो कूड़ेदान के पास बनाए हुए चूल्हे पर रोटी बनाकर उसे नमक के साथ अपने बच्चों को परोसती है। इसी तरह उस गरीब कूड़े वाली का हर दिन कचरे के ढेर से शुरू होकर कचरे के ढेर में ही खत्म हो रहा था। ऐसे ही एक रोज बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी निशा नाम की एक जवान लड़की उनकी पाइपलाइन के पास आती है और सुनीता से कहती है, देखिए, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास खाने को कुछ है तो मुझे दे दीजिए। मुझे मेरी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है। हाँ, तुम पहले पाइपलाइन के अंदर आ जाओ, बाहर भीग जाओगी। वो उसे पाइपलाइन के अंदर बुला लेती है। फिर पाइपलाइन के अंदर ही में रोटी और चटनी बनाकर सबको खाने को देती है। तभी नेहा अपनी माँ से कहती है, वाह माँ, आज तो चटनी के साथ रोटी खाकर मजा ही आ गया। इतने दिन से सूखी रोटी नमक के साथ खाकर मन भर गया था। ये सुनकर निशा की आंखें भर जाती हैं। सुनीता जी, वैसे आप कब से इन मासूम बच्चों के साथ यहाँ रह रही हैं? पिछले 4 साल से। आपके पति वो कहाँ हैं? मेरे पति एक फौजी थे। जब बंटी मेरी कोख में था तो जंग में लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। तभी मेरी सास ने मुझे मनहूस मानते हुए अपने घर से निकाल दिया था। तब से मैं इसी पाइपलाइन में आकर अपनी बेटी के साथ रहने लगी। फिर यहीं कूड़े के ढेर के बीच मैंने बंटी को जन्म दिया और यहीं पर कूड़ा बिनकर अपने बच्चों को पालने लगी। अब मुझ गरीब माँ के लिए ये कचरा ही मेरा आशियाना है। ये बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। एक शहीद की विधवा और उसके बच्चों को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। ये सोचकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर देर रात हो जाती है और वो चारों उस पाइपलाइन में सो जाते हैं। अगली सुबह सुनीता की जब आंख खुलती है तो वो लड़की वहां नहीं होती और उस जगह पर एक चिट्ठी और कुछ पैसे रखे हुए होते हैं। सुनीता चिट्ठी पढ़ती है, सुनीता जी, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं एक दिन कूड़े वाली के साथ रहकर उनकी जिंदगी जीना चाहती थी ताकि मैं सही मायने में उनके बारे में पता कर सकूं। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन जिस झूठ में अच्छाई छुपी हुई हो वो 100 सच के बराबर होता है। आपको आपका घर इज्जत के साथ वापस मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। रिपोर्टर निशा खुराना। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। अब हर जगह उस लाचार कूड़े वाली की चर्चाएं फैल जाती हैं। सभी उसकी ओर हमदर्दी जताने और उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। फिर उसकी सास निर्मला भी वहां आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ? घर चल बहू, तेरी ये सास अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अब तुझे और मेरे पोते पोती को इस कचरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारी दादी है बच्चों, जो हमें लेने आई है। इस तरह आखिरकार सुनीता और उसके बच्चों की कूड़ेदान में बीतने वाली जिंदगी खत्म हो जाती है और वो अपनी सास के साथ अपने घर लौट आती है। मगर इस बदलाव का कारण निशा थी, जो आई तो थी एक दिन के लिए गरीब की जिंदगी जीने, लेकिन उसके इस कदम ने तो सुनीता और उसके बच्चों की दुनिया ही बदल दी। सुनीता दिल ही दिल निशा को खूब दुआएं देती है। अब सुनीता अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में जिंदगी जीने लगी। पापा, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ सुनील बेटा, कहो। पापा, मैं और नीता सोच रहे हैं कि हम दिल्ली चले जाते हैं, वहां जाकर अपना कुछ काम शुरू करेंगे। पर क्यों बेटा? माना कि हमारा शहर छोटा है, पर भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अच्छी खासी फैक्ट्री है, इतना अच्छा घर है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। पापा जी, इस छोटे से शहर में रहकर हम कभी बड़े नहीं बन पाएंगे।
और जिस कारखाने में कुल मिलाकर सिर्फ 15 लोग ही काम करते हो। समझ गया। तो तुम दोनों मुझसे पूछ नहीं रहे हो बल्कि अपना फैसला बता रहे हो। इतना कहकर किशनलाल डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी माला भी उनके पीछे चली गई। दरअसल किशनलाल ने बड़ी मेहनत से अपने शहर में ही अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री खड़ी की थी, जहां हाथों से कंबल बनाकर तैयार किए जाते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा सुशील। सुनील बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और नीता के रूप में उसे पत्नी भी ठीक वैसी ही मिली थी, जबकि छोटा बेटा सुशील हमेशा से माता पिता की सेवा करने वाला था और उसकी पत्नी शालिनी भी उसी के जैसी थी। ठीक 1 हफ्ते बाद सुनील और नीता घर छोड़कर दिल्ली चले गए और मजबूरन किशनलाल को अपनी आधी संपत्ति बेचकर सुनील के नाम करनी पड़ी, जिसके चलते अब उनकी फैक्ट्री पहले से भी छोटी रह गई। और फिर एक दिन, बेटा सुशील। जी पापा जी। बेटा हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। हमारे कंबल अब बिक नहीं रहे। असल में मशीनों से बने कंबल देखने में भी अच्छे लगते हैं और कम लागत में तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो अपनी फैक्ट्री डूब जाएगी बेटा। हाँ पापा जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। वैसे मैंने और शालिनी ने कुछ सोचा है पापा जी। हाँ तो बोलो बेटा। अगर हमें फैक्ट्री चलानी है तो हमें मशीन तो लगानी ही पड़ेगी पापा जी। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी बेटी। सही है, ऐसा ही करते हैं। एक तरफ किशनलाल से मिले पैसों की मदद से सुनील और नीता ने दिल्ली में कंबल और गद्दे की एक बड़ी दुकान खोल ली थी, तो वहीं बची हुई आधी संपत्ति में से कुछ बेचकर तो कुछ गिरवी रखकर किशनलाल और सुशील ने कंबल बनाने की 3 बड़ी मशीनें खरीद ली। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी किशनलाल की फैक्ट्री ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी एक रात आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। घर गिरवी था, सो बैंक वालों ने घर से कुछ लेने नहीं दिया। किशनलाल और सुशील अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए। उस रात भयंकर ठंड थी। उन चारों ने बस स्टैंड पर ठिठुरते हुए पूरी रात गुजारी। और फिर अगले दिन, सुनिए, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं शालिनी, मैं सब बर्बाद हो गया। न फैक्ट्री रही और ना ही घर। और मेरी बदकिस्मती तो देखो कि अपने हाथों से कंबल बुनने वाले के पास आज अपनी माँ बाप और पत्नी को ठंड से बचाने के लिए एक कंबल तक नहीं है। कोई बात नहीं, अब अगर हम भैया भाभी से जाकर बात करें तो। मैं जानता हूँ भैया को, वो मदद नहीं करेंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जाकर भाभी से बात करती हूँ। अब तो बस उन्हीं से उम्मीद है। और फिर शालिनी तुरंत बस पकड़कर दिल्ली चली आई। वहां पहुंचकर सुनील और नीता की तरक्की देखकर शालिनी को बहुत खुशी हुई, लेकिन शालिनी को वहां देखकर नीता को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। अरे शालिनी, तुम यहाँ कैसे? भाभी, हम बड़ी मुसीबत में हैं, कुछ नहीं बचा। शालिनी ने एक सांस में रोते हुए सारी कहानी नीता को बता दी, लेकिन सारी उम्मीदों को एक पल में तोड़ते हुए नीता ने उससे कहा, देखो शालिनी, पहली बात तो ये कि उस छोटे से शहर में रहना तुम दोनों की ही चॉइस थी, और फिर तुम दोनों ही तो हमेशा से मम्मी पापा के सगे बने फिरते थे, तो फिर अब क्या हो गया? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप लोग। बस शालिनी, अब तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के लिए और वक्त नहीं है मेरे पास। तुम जाओ यहाँ से और सुनो, हमारा नजरिया और हमारे रास्ते हमेशा से अलग थे और शायद इसीलिए हमारे हालात भी बहुत अलग हैं आज। पास ही खड़े सुनील ने एक बार भी नीता को नहीं रोका। शालिनी भी इसके बाद बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट आई। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर सुशील सब समझ गया। शालिनी ने देखा कि उसके सास और ससुर बोरी ओढ़कर लेटे हुए थे। ये देखकर शालिनी ने रोते हुए कहा, सुनिए जी, अब हमें ही सब कुछ ठीक करना है और हम ये करके रहेंगे। सुशील शालिनी का इशारा समझ गया था। दोनों ने मिलकर बस स्टैंड के पीछे ही एक झोपड़ी बना ली, जो बस लकड़ी के टुकड़ों और कटी फटी बोरियों से बनी हुई थी। वहीं कुछ ईंटों का चूल्हा बनाकर शालिनी उस पर खाना बनाने लगी और सुशील अगले ही दिन से अनाज मंडी में बोरे ढोने का काम करने लगा। और फिर मजदूरी से मिले पैसों से वो सबसे पहले 2 कंबल किराए पर लेकर आया। कंबल बहुत सस्ते में मिले थे, इसलिए वो बहुत ही गंदे थे और उनसे बदबू भी आ रही थी। उन्हें ओढ़कर सोना बहुत मुश्किल था, तो शालिनी फौरन उन दोनों कंबलों को धोने लगी। और तभी उसे एक ख्याल आया, हाँ ये ठीक रहेगा। सुनो जी, अब से मैं लोगों के कंबल धोऊंगी। हैं? ये क्या बोल रही हो? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तभी तो मैंने सोच लिया है, मैं यही काम करूंगी। शालिनी नदी पर गई और वहां पर उसने टेंट वाले कंबल रगड़ रगड़ कर धोए तो उनकी सूरत ही बदल गई। शालिनी ने झोपड़ी के पास से एक तार बांधा और उस पर कंबल सुखाने डाल दिया और एक कागज पर लिखकर टांग दिया, कंबल धुलवाइए। कंबल धोना वाकई मुश्किल काम था, इसीलिए लोग बहुत जल्दी आने लगे और अपने कंबल शालिनी से धुलवाने लगे। धीरे धीरे इतना काम होने लगा कि सुशील भी मजदूरी छोड़कर शालिनी के साथ कंबल धोने के काम में ही लग गया।
कुछ पैसे जुड़े तो शालिनी ने 10 नए कंबल खरीद लिए और फिर उन्हें शादी जैसे फंक्शन में किराए पर देने लगी। कंबल एकदम साफ और खुशबूदार थे तो उसके कंबल हाथों हाथ किराए पर उठने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, पापा जी, क्या आपके जानने में कोई ऐसा है जो कंबल बनाने की मशीन हमें किश्तों पर दिलवा दे? हाँ बेटा, मेरा एक दोस्त है जो ऐसा कर सकता है। शालिनी और किशनलाल गुजरात पहुंचे, जहां वो हीरालाल से मिले, जो किशनलाल के पुराने दोस्त थे। हीरालाल ने दोस्ती निभाई और शालिनी को 2 मशीनें दिलवा दी। शालिनी ने मशीनों की आधी कीमत चुकाई और बाकी की किश्तें बनवा ली। फिर वापस लौटकर उसने एक छोटा गोदाम किराए पर लिया और फिर वहीं वो सुशील के साथ मिलकर पूरी मेहनत से कंबल बनाने के काम में लग गई। शालिनी ने खुद ही अपने नए कंबलों को डिजाइन किया और खुद ही उन्हें बेचना शुरू कर दिया। और फिर कुछ सालों के बाद, आइए पापा जी, आपको एक सरप्राइज देना है। क्या हुआ बेटी? शालिनी के हाथ में अपने पुराने घर की चाबी थी, जो उसने सारा लोन पटाकर छुड़वा लिया था। देखते ही देखते 2 से 4 और फिर कंबल बनाने की 10 मशीनें खड़ी हो गई थी। वो किराए का गोदाम अब एक कारखाना बन चुका था जो पूरी रफ्तार से चल रहा था। पूरे 30 लोग वहां कंबल बनाने का काम कर रहे थे। अब सब ठीक था। फिर एक दिन, अरे भैया भाभी, आप दोनों अब आइए, अंदर आइए ना। हम बड़ी मुसीबत में हैं शालिनी। पता नहीं कहां से पर मार्केट में केएस नाम का एक नया ब्रांड आया है जिसकी डीलरशिप हमें मिल ही नहीं रही। जब से वो कंबल आए हैं हमारे कंबल तो बिक ही नहीं रहे, घाटे पर घाटा हो रहा है। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना पुरानी बातों पर मिट्टी डालें और मिलकर काम करें। नीता की बात सुनकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए अपने कारखाने की बोर्ड की तरफ देखा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था किशनलाल एंड सुशीला ग्रुप। यानी जिस केएस ग्रुप की बात असल में नीता कर रही थी, उसे शालिनी ने ही खड़ा किया था। और जैसे ही नीता को इस बात का एहसास हुआ, उसकी तो जैसे आवाज ही चली गई और वो उल्टे पांव सुनील के साथ वापस लौट गई।